हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं, यानी कि अमाशय कहते हैं। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको क्लोम ग्रंथि भी कहा जाता है, क्लोम ग्रंथि। तो पेंक्रियाज के बारे में हम स्टडी करेंगे और समझेंगे कि पेंक्रियाज हमने इससे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। पेंक्रियाज क्या है? जो आपका अग्नाशय है, ये क्या है? ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि हमें पढ़ाना था, तो आपको आज मिश्रित ग्रंथि पढ़ाएंगे। पेंक्रियाज की सारे फंक्शन डिटेल में समझेंगे कि ये मिश्रित ग्रंथि से क्यों कहते हैं। क्योंकि जो पेंक्रियाज हमारा है, अमाशय है, इससे हार्मोन भी रिलीज होता है और इससे क्या होता है, एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। किस पोर्शन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, किस पोर्शन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उसके क्या फंक्शन है, हम आज के क्लास में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 ये भी मैंने जिक्र किया है। तो चूंकि पेंक्रियाज से क्या निकलता है, आपका हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है, हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन निकलता है। ठीक है, इंसुलिन क्या काम करता है? तो इंसुलिन का क्या फंक्शन है? इंसुलिन हमारे ब्लड का जो स्तर है उसको मेंटेन रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तब डायबिटीज़ होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पेंक्रियाज का डिटेल स्टडी कर लेंगे, तब हमें आसानी होगी समझने में कि डायबिटीज़ कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, हम इसमें डायबिटीज़ के कारण समझेंगे, इसके लक्षण समझेंगे और इसके उपचार भी देखेंगे, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो चलिए हम आज क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम कुछ पेंक्रियाज के बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं कि पेंक्रियाज की क्या मतलब, उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, पेंक्रियाज को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, अमाशय को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। इसको अमाशय तो कहते हैं हिंदी में, इसे क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम क्लोम ग्रंथि कहते हैं। अमाशय तो कहते ही हैं, अमाशय को पेंक्रियाज इंग्लिश में कहा जाता है। इसको हिंदी में एक और नाम दिया जाता है, क्लोम ग्रंथि। इसको हेट्रोक्लाइन ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है और इसको मायोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको विभिन्न नाम से हम जान रहे हैं। कौन कौन से नाम? क्लोम ग्रंथि कहते हैं, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं और मायोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, आपको सभी नाम को आपको याद करना होगा कि इसको हम मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, मैंने आपको समझा दिया। मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पेंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जिससे कि दो सभी निकलते हैं, यानी कि हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम्स भी निकलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि अमाशय से क्या निकलता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, इसलिए क्या कहता है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब क्यों दोनों प्रकार की ग्रंथियां निकलती हैं? ओके, उसके बाद है यह मानव की क्या है, यह मानव की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। मानव की पहली बड़ी ग्रंथि क्या है? ह्यूमन की जो हमारे अंदर पहली जो ग्रंथि है कौन सी है? वो लीवर है, यकृत है। जो इंसान के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, यकृत है। ठीक है, और दूसरी बड़ी ग्रंथि क्या है? दूसरी बड़ी ग्रंथि अमाशय है। अमाशय को कहा जाता है कि यह मानव की दूसरी बड़ी ग्रंथि है और लीवर क्या है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि पहली है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, दूसरी बड़ी ग्रंथि आपका पेंक्रियाज जिसको कि अमाशय कहते हैं। ठीक है, और अगर कहा जाएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम थायराइड का नाम लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम थायराइड का नाम लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि हम पेंक्रियाज को, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां निकलती है ना। अब आप समझ चुके हैं कि अग्नाशय को हम मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां इससे निकलती हैं। इससे अंतःस्रावी ग्रंथि भी निकलती है और इससे बहिर्स्रावी ग्रंथि भी निकलती है। अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी का क्लास मैं आपको ऑलरेडी ले चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, उससे कौन कौन से पदार्थ रिलीज होते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उससे कौन कौन से पदार्थ रिलीज होते हैं। ठीक है, देखिए, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, जो बहिर्स्रावी जो ग्रंथि है, वो वैसी ग्रंथियां होती हैं जो शरीर में बाहरी तौर पे उनसे पदार्थ रिलीज होते हैं। ठीक है, यानी कि उससे जो स्रावित पदार्थ होते हैं वे बाहरी तौर पे होते हैं और उसको श्रवण करने के लिए, उसको स्रावित करने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि नलिकाओं की आवश्यकता होती है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं होती हैं। ठीक है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियों से जो भी स्रावित होता है वस्तुएं, वो ब्लड के संपर्क में, रक्त के संपर्क में नहीं होती हैं। उदाहरण स्वरूप ले लें तो क्या है, आपका आंसू है, मूत्र है, लार ग्रंथि है, पसीना है, दूध है,
ठीक है, जो माताओं के स्तन से जो दूध निकलता है, सब क्या है, ये सब बहिर्स्रावी, इसको हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं कि हमारे शरीर से क्या निकलता है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है बहिर्स्रावी ग्रंथियों की, तो ये क्या होता है, इसको बहने के लिए, स्रावित होने के लिए इसको डक्ट की आवश्यकता होती है, नलिकाओं की आवश्यकता होती है। इसको हम देख सकते हैं कि हमारे शरीर से क्या स्रावित हो रहा है, प्लस ये रक्त के संपर्क में नहीं होती है, ठीक है, इसकी ये विशेषता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो ये शरीर के अंदर ही स्रावित होती है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, और इसको स्रावित होने के लिए किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधे ब्लड के संपर्क में होती है। जैसे कि हार्मोन ले लीजिए, ठीक है, हार्मोन उसका उदाहरण है, और जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहिर्स्रावी ग्रंथि के पार्ट होते हैं। समझ में आई बात? अंतःस्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथि हम समझ चुके हैं कि सबसे बड़ी क्या है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या है, थायराइड है। और अगर मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है, और दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, ठीक है। अब जरा हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमारे जो पैंक्रियाज है, यानी कि जो आपका अग्नाशय है, उसकी लोकेशन क्या है, उससे कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए हैं। देखिए ये फिगर आपको देख पा रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर आपको लीवर दिख रहा है, दिख रहा है लीवर, ये लीवर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। लीवर से क्या निकल रहा है, तो लीवर को हिपैटिक भी कहते हैं, हिपैटिक जो टर्म होता है वो लीवर के लिए यूज होता है। तो लीवर से क्या निकल रहा है, हिपैटिक डक्ट, ये निकल रहा है ना, हिपैटिक डक्ट, लीवर से हिपैटिक डक्ट निकलता है। लीवर के जस्ट नीचे क्या है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो इसको क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। लीवर में जब बनता है बाइल, जिसको कि पित्तरस कहते हैं, लीवर बनाता है पित्तरस, और उसको कहाँ भेज देता है, उसको गोल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए भेज देता है, ठीक है। गोल ब्लैडर से क्या, कौन सी डक्ट के थ्रू आपका पित्त निकलता है, तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। गोल ब्लैडर से सिस्टिक जो डक्ट है, नलिका है, उससे क्या निकलता है, पित्त निकलता है। और पित्त क्या करता है, पित्त वसा की पाचन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में पित्त नहीं रहेगा तो वसा का पाचन संभव नहीं है, ठीक है। वसा के जब क्या करते हैं, जब बाइल, इसको बाइल कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पित्त को बाइल कहते हैं। तो ये जो बाइल जूस क्या कहते हैं, फैट का क्या कहते हैं, इम्प्लीफिकेशन करता है, यानी कि उसके छोटे छोटे जो फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, इम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और इसके लिए बाइल का होना, यानी कि पित्त का होना बहुत ही ज़रूरत है। छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है छोटी आंत का, इसी में क्या होता है, इसी में हमारे जो वसा हम जो खाते हैं, फैट खाते हैं, उसका इम्यूनिफिकेशन होता है। इम्यूनिफिकेशन कौन करता है, तो इम्यूनिफिकेशन आपका पित्त करता है। और पित्त कहाँ से स्टोर होता है, तो पित्त आपके गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। बनाता कौन है, तो बनाता आपका लीवर है। समझ में आई बात? इतनी बात आप समझ गए कि हमने कहा कि जो पहला आपको पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, लीवर है, ठीक है। लीवर से क्या निकल रहा है, जो लीवर है, यकृत जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज होता है इंग्लिश में, हिपैटिक, ठीक है। हिपैटिक टर्म लीवर के लिए यूज होता है। और लीवर से जो डक्ट निकल रही, नलिका निकल रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। लीवर के जस्ट नीचे क्या है, तो आपका गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर से क्या निकल रही है, कौन सी डक्ट निकल रही है, तो सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट ही क्या करती है, पित्त को रिलीज करती है, जिसको इंग्लिश में बाइल कहते हैं, बाइल को रिलीज करती है। और बाइल किसके लिए चाहिए, तो वसा के पाचन के लिए। वसा का, फैट का पाचन बाइल के थ्रू ही होता है। कहाँ होता है, तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाला पार्ट में। ये क्या है, छोटी आंत का आपका ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है। समझ में आई बात? आपको ये समझ में भी आ गया कि पित्त कहाँ बनता है, तो बनता है आपके लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, तो गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर से कौन सी रक्त के थ्रू आपका पित्त निकलता है, तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू। समझ में आई बात? अब देखिए आगे ये बात समझिए। तो आप ये येलो वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका अग्नाशय है, यानी कि ये आपका पेंक्रियाज है, ठीक है, पेंक्रियाज है। अब आपके लीवर से निकल रहा है हेपेटिक डक्ट, आपके गोल ब्लैडर से लिख रहा है सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, तो ये दोनों जब यहाँ जुड़ जाते हैं, दोनों डक्ट आपकी दोनों नलिकाएं, तो बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। जब हिपैटिक डक्ट जुड़ जाता है और हिपैटिक नलिका जुड़ जाती है और सिस्टिक नलिका जुड़ जाती है, तो क्या बना देती हैं, कोमल बाइल डक्ट, ठीक है। अभी कॉमन बाइल डक्ट कहाँ खुलेगा, तो ये खुलेगा आपके पेंक्रियास से होते हुए आपकी कहाँ खुलेगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ये क्या है, ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो पेंक्रियास से, यानी कि अग्नाशय अमाशय से होते हुए कहाँ खुल जाएगा, आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तब क्या इसको कहा जाएगा, सारे जो डक्ट मिल जाएंगे, आपकी सिस्टिक डक्ट मिल गया, आपका हिपैटिक डक्ट मिल गया, आपको कॉमन बाइल डक्ट मिल गया, तो सारे जब मिल गए तो क्या बना देंगे, ये सारे डक्ट मिल के क्या बना देते हैं, हिपोटिक पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसको, हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट।
ठीक है। ये हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट इसको बना देते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, हिपैटिक पैंक्रियाटिक जो डक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेड छोटा सा आपको मसल्स पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, छोटी सी एक मसल्स पाई जाती है जो कि टाइट रबर बैंड की तरह होती है, जो कि टाइट रबर बैंड की तरह होती है। जो भी यहाँ से रस आते हैं, जो भी आपके पदार्थ आते हैं इस डक्ट के थ्रू, तो उसको फिर वापस नहीं जाने देती है, ठीक है। ये जो क्या होती है, यहाँ पे एक मसल्स होती है, इसको स्पिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिंजर, SPINCHER, स्पिंजर ओडाई, स्पिंचर ओटाई, ओडाई कहते हैं, ODDI, स्पिंचर ओडाई इसको कहते हैं। एक मिनट मैं इसके यहाँ पे लिख दूँ, स्पिंचर ओडाई, इसको यहाँ पे जो मसल होती है इसको क्या कहते हैं, स्पिंचर ओडाई। ये स्पिंचर ओडाई क्या काम करता है, तो ये करता है जो भी यहाँ से आपके रस आ रहे हैं, जो भी बाइल आ रहा है, जो भी हेपेटिक डक्ट लेके आ रही है, सिस्टिक डक्ट लेके आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट लेकर आ रही है, ठीक है, उसको जो आपके पेंक्रियाज से, यानी कि आपके अग्नाशय से जो भी जूस रिलीज हो रही है, यानी कि हार्मोन और आपके क्या निकल रहे हैं, इंजाइम्स निकल रहे हैं, उसको ये क्या करती है, यहाँ पे जो मसल से आपकी स्पिंजर ओडाई ये वापस नहीं जाने देती है। टाइट रबर बैंड की तरह होती है, उस मसल्स में बिल्कुल टाइट होती है और वापस इन पदार्थों को नहीं जाने देती है। समझ में आई बात। पेंक्रियाज को और डिटेल में समझते हैं कि पेंक्रियाज में हमें किन पार्ट से मतलब है, जो हमें आगे हमें डायबिटीज़ को पढ़ने में सुविधा होगी। तो आप देखिए, ये आप फिगर देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये पेंक्रियाज का फिगर है। इसमें आपको सिर्फ पेंक्रियाज पे आप ध्यान दीजिए, ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक डक्ट है ना, लंबी सी बड़ी सी डक्ट है। पेंक्रियाज में इस डक्ट है, इसमें आपके ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं ब्रांचेस दोनों तरफ से। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिनर। एसिनर क्या बनाते हैं, एसिनर सेल जो पेंक्रियाज का लगभग 99% भाग बनाते हैं। एसिनर सेल से लगभग 99% भाग पेंक्रियाज का बना होता है। ये क्या है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। जो आपका एसिनर है वो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और ये क्यों बहिर्स्रावी ग्रंथि है, क्योंकि देखिए इससे एक और फिगर मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ देखिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एसिनर सेल दिख रहा है आपका पेंक्रियाज में जो एसिनर सेल पाए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं। ये क्या है, इसमें जो ऐसे फूल जैसे निकले हुए, ये क्या है, ये डक्ट है, ठीक है, ये डक्ट है। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में एक डक्ट कहाँ होती है, डक्ट ड्यूडेनम वाले पार्ट पर खुलती है। और इसमें जो फ्लावर जैसे आपको दिख रहे हैं, ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, ये क्या है, इसको एसिनर डक्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एसिनर सेल। अभी एसिनर सेल क्या है, तो ये एसिनर सेल क्या करता है, आपके पूरे पेंक्रियाज का लगभग 99% भाग इस एसिनर सेल का ही होता है, ठीक है, एसिनर सेल का ही होता है। और ये एसिनर सेल क्या है, एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। बहिर्स्रावी ग्रंथि की विशेषता आप समझते हैं कि बहिर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, जो वो क्या होता है, उसको बहने के लिए डक्ट की आवश्यकता होती है, नलिकाओं की जरूरत आवश्यकता होती है। तो ये नलिका से तो जुड़ी हुई है ना नलिकाओं से। और इसी से क्या निकले, ऐसे ब्रांचेस निकले हुए, जो सेल निकली हुई है। और इसमें सेल में कि फ्लावर नुमा बहुत सारे क्या है, ये एसिनर है, एसिनर सेल इसको कहते हैं। और ये एसिनर सेल कितने में है पूरे पेंक्रियाज में, लगभग 99% भाग इस एसिनर सेल के ही बने होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो हमने कहा कि जो पेंक्रियाज आपका है मिश्रित ग्रंथि है। तो ये जो आपका जो डक्ट से निकल रहा है एसिनर, वो क्या है, वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड के का पार्ट है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, पेंक्रियाज में और भी पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाज में आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। एसिनर सेल समझ लिए कि एसिनर सेल क्या है, हमारे पेंक्रियाज में जो एसिनर सेल है वो क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और इसमें बहने के लिए क्या होती है, नलिकाओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एसिनर कितना पार्ट होता है हमारे पूरे पेंक्रियाज का, 99% भाग, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेंक्रियाज है वो मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स ग्लैंड है। तो पहले हमने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के में हमने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो एसिनर है। और एसिनर 99% भाग बनाता है, ठीक है। इससे क्या रिलीज होगा, तो इससे क्या रिलीज होंगे, तो इससे इंजाइम्स रिलीज होंगे, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे। पहले हम एक और देख लेते हैं कि ये जो आपका इस फिगर में देखिए, आपको ऐसे इसमें एक जो एसिनर के बगल में आपको छोटे छोटे इसमें क्या दिख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं, दिख पा रहे हैं ना, छोटे छोटे ब्लू कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो ये ब्लू कलर के जो पॉइंट्स है ना, ये क्या है, ये पेंक्रियाज में आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं,
क्या पाया जाता है? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और ये कितना पार्ट होता है? ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर का जो पार्ट दिख पा रहा है, ये छोटे छोटे फ्लावर ऐसे जैसे, तो ये क्या है? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और ये क्या रिलीज करती है? तो ये हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, ये क्या रिलीज करती है? ये हार्मोन रिलीज करती है, और इसको बहने के लिए किसी नलिका की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए पूरे आपके पैंक्रियाज में जहाँ तहाँ पूरे एसिड पड़ी हुई है, और डायरेक्ट ये ब्लड के टच में होती है। ठीक है, जो आपकी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड है, वो सीधे ब्लड के टच में होती है। उसको बहने के लिए किसी नलिका की जरूरत नहीं होती है। समझ में आई बात? तो इससे क्या निकल रही है? ये क्या है? ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो क्या है? ये आपके लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं। और ये कितना परसेंट बनाती है पूरे आपके पेंक्रियाज का? 1 से 2%। 1 से 2% ही होती है। और 99% क्या होता है? 99% आपका एसिनर सेल होता है। ठीक है, जो आपका ये ग्रीन कलर का जो ब्रांचेस की आपकी नलिकाएं दिख रही है, उससे येलो कलर का ये दिख रहे हैं, तो ये कितने होते हैं? ये पूरे पेंक्रियाज में आपके 99% भाग इसी के बने होते हैं। पूर्ण पाचक ग्रंथि भी कहते हैं पेंक्रियाज को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे आपके इंजाइम्स निकलते हैं, जो कि फैट पे भी काम करता है, जो कि प्रोटीन पे भी काम करता है, और जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट पे भी काम करता है। जो आपके जो मेजर जो न्यूट्रेंट हैं, जो कि आपके मैक्रो न्यूट्रेंट हैं, मैक्रो न्यूट्रेंट जो बड़े न्यूट्रेंट होते हैं आपके, उसको पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को सुविधा हो, जो बातें मैंने कही उसको एक बार से आपको लिखित रूप में भी मिल जाए। तो हमने कहा कि अग्नाशय का 99% भाग किसका बना होता है? तो एसिनर ग्रंथि का, एसिनर ग्लैंड का बनाते हैं, जो कि एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और इससे क्या रिलीज होता है? इससे क्या रिलीज होता है? तो इससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लगाया है कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी पाई जाती हैं, जो कि क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपकी एसिनाएं क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और आपका लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कितना पार्ट बनाती है अग्नाशय का? तो 1 से 2% बनाती है। इससे क्या रिलीज होता है? तो इससे हार्मोन रिलीज होता है। समझ में आई बात? अब बहिर्स्रावी ग्रंथि में, अब आप पढ़ लीजिए कि बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होती है हमारी अमाशय की, उससे क्या निकलते हैं? तो उससे एंजाइम्स निकलते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं जो कि हमारे भोजन पे को पचाने का काम करता है? तो पहला जो है आपका, उसमें 4 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एक को कहते हैं ट्रिप्सिनोजन, एक काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर आपको कहते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइज, और प्रो इलेस्टेज। क्या है? टिप्सिनोजन, काइमोटिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइज, और प्रो इलास्टेज। ठीक है, और इस चारों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इन चारों को सामूहिक रूप से प्रोटीएजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीएजेस कहते हैं। यहाँ पे पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि आपका जो पेंक्रियाज है वो क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है ना? मिक्स्ड ग्लैंड है, हेटेरो ग्लैंड है। तो इसीलिए हमें पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ से क्योंकि इंजाइम्स भी निकलते हैं और यहाँ से आपके हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं आपके कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उसको हम पढ़ रहे हैं कि इससे क्या निकल रहा है। तो इससे निकलते हैं जो इंजाइम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं यहाँ से? तो यहाँ से ट्रिप्सिनोजन निकल रहा है, काइमोट्रिप्सिनोजन निकल रहा है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइज निकल रहा है, और प्रो इलेस्टेज निकल रहा है। और इन चारों को जब हम सामूहिक रूप से बात करते हैं तो इन चारों को क्या कहते हैं? प्रोटीएजेस कहते हैं। इन चारों को क्या कह देते हैं? प्रोटीएजेस कह देते हैं। समझ में आई बात? अब आगे देखिए, छोटी आंत से जब क्या निकलता है? छोटी आंत से इंजाइम्स निकलता है। क्योंकि ये क्या है? ये जो चारों हैं अभी ये अक्रियाशील रूप में हैं। ठीक है, ये चारों जो आपके इंजाइम्स निकले यहाँ से पेंक्रियाज से, तो वो क्या है? वो अक्रियाशील रूप में है, वो एक्टिव रूप में नहीं है, वो भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे भोजन पे क्रिया नहीं कर सकते, वो भोजन को पचा नहीं सकते हैं। तो इसको एक्टिव करने के लिए क्या निकलता है? तो इसको एक्टिव करने के लिए, उन चारों को एक्टिव करने के लिए क्या निकलता है? तो छोटी आंत से इंजाइम निकलता है, जिसको कि इंट्रोकाइनेज कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इंट्रोकाइनेज इंजाइम कहते हैं। चारों जो इंजाइम्स हैं, ठीक है, चारों जो इंजाइम्स वो अनएक्टिव, अक्रियाशील रूप में है। किस रूप में है? अक्रियाशील रूप में है। उसको एक्टिव करने के लिए छोटी आंत से क्या निकलता है? इंटेरोकाइनेज एंजाइम निकलता है, जो कि क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन पर क्रिया करके उसको किसे बदल देता है? ट्रिप्सिनोजन पे इंटेरोकाइनेज एंजाइम क्रिया करके उसको किस पे बदलता है? उसको ट्रिप्सिन में बदल देता है। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए, आपकी जो चार एंजाइम्स थे ना, 4 एंजाइम्स से कौन कौन से? आपके ट्रिप्सिनोजन थे, काइमोट्रिप्सिनोजन थे, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइज थे, और क्या थे? प्रो इलास्टेज थे। तो ये आपके पेंक्रियाज से निकल रहे हैं, सही बात है, निकल रहे हैं, लेकिन ये इनएक्टिव मोड में है, ये एक्टिव नहीं है। ये हमारे भोजन पे कार्य नहीं कर सकते हैं, भोजन को पचा नहीं सकते हैं। जब
फिर क्या होगा, ये रहने से क्या मतलब है, तो उसको एक्टिव किया जाता है। तो एक्टिव कौन करेगा, तो इसको छोटी आंत से निकलने वाला जो एंजाइम है, इंटीरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, इंटीरोकाइनेज एंजाइम इनको एक्टिव करेगा। तो पहले क्या करेगा इंटीरोकाइनेज एंजाइम, ये ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन क्या हो जाएगा, तब वो क्रियाशील हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्रियाशील हो गया। इंटीरोकाइनेज एंजाइम ने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल दिया, ठीक है, तब वो क्या हो गया, वो क्रियाशील बन गया, ठीक है। अब ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा, खुद क्रियाशील, खुद जग गया, तो बाकी के सारे जो 3 है ना उसके साथी, उसको वो जगाएगा। तो ट्रिप्सिनोजन क्या कर रहा है, ट्रिप्सिनोजन क्रियाशील हो गया है, ट्रिप्सिनोजन क्या हो गया, ट्रिप्सिन में बदल गया और क्रियाशील हो गया। तो अब ट्रिप्सिनोजन को भूल जाइए, अब ट्रिप्सिन को याद रखिए। तो अब ट्रिप्सिन यहाँ पे हमें एक्टिव फॉर्म में मिल गया। ट्रिप्सिन क्या करेगा, तो काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। काइमो यहाँ से हटा दीजिए, ट्रिप्सिन में चेंज कर दिया, ठीक है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइज को किस में बदल देगा, कार्बोक्सी पेप्टाइज में बदल देगा, तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रो इलास्टेज को किस में बदल देगा, इलास्टेज में बदल देगा। तो ये आपके ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइज और इलास्टिन, ये क्या हो गए, ये अब एक्टिव मोड में आ गए। अब आगे देखिए, आपका जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। पहले किस मोड में था, पहले इनएक्टिव था, यानी कि अक्रियाशील था। इसको क्रियाशील किसने बनाया, तो इसको छोटी आंत से निकलने वाला जो एंजाइम्स था इंटीरोकाइनेज ने उसको क्या किया, उसको एक्टिव बना दिया। सभी जो जितने भी निकल रहे थे आपके एंजाइम्स पेंक्रियाज से, उसको सभी को छोटी आंत से निकलने वाली इंटीरोकाइनेज एंजाइम ने एक्टिव कर दिया, ठीक है। सबसे पहले किसको एक्टिव किया, तो सबसे पहले ट्रिप्सिन को एक्टिव किया है ना, ट्रिप्सिन को एक्टिव किया किसने, इंटीरोकाइनेज एंजाइम ने, जो कहाँ से निकल रही है, जो कि छोटी आंत से निकल रही है। अब ट्रिप्सिन ने क्या किया, उसने काइमोट्रिप्सिन को बदल दिया, चेंज किया, फिर ट्रिप्सिन में चेंज किया, फिर क्या किया उसने, प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में बदल दिया। इस प्रकार चारों जो आपके एंजाइम्स थे वो एक्टिव मोड में आ गए। अब देखिए आगे ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो ट्रिप्सिन वो प्रोटीन पे काम करता है, ठीक है। अब प्रोटीन पहले ऑलरेडी चेंज हो चुका है किसमें, पेप्टाइड्स में। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में किसने चेंज किया, तो और कहाँ हुआ, तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज हुआ है आपके पेट में, स्टोमक में, किसने किया, तो आपके यहाँ पे पेट में जो इंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन पे काम करते हैं, एक को कहते हैं पेप्सिन और दूसरे को रेनिन, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। और दूध का जो प्रोटीन होता है केसिन, उसको किस में, रेनिन बदल देता है, केसिनोजीन में, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका पेप्टोन्स मिल गया है, ठीक है। पेप्टोन्स आपके कहाँ पे आया है, पेंक्रियाज में, ठीक है। तो छोटी आंत में क्या होगा, इसका ड्यूडेनम वाले पार्ट में इसको चेंज होगा, किस में चेंज होगा, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है उसको किस में बदलेगा, डाईपेप्टाइड्स में बदल देगा और एमिनो पेप्टाइड्स में तोड़ देगा, दोनों में तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन पेप्टाइड्स को किस में चेंज करेगा, डाईपेप्टाइड्स में चेंज करेगा और अमीनो पेप्टाइड्स में, दोनों में, मतलब दोनों में तोड़ देगा, ठीक है। प्रोटीन की बात हो गई। अब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को जो वहाँ से आपके पेंक्रियाज से जो निकल रहा है जूस और रस निकल रहा है, अमासिक इमाइलेज निकल रहा है, तो ये किस में चेंज करेगा, वो माल्टोज में तोड़ देगा। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस कहाँ होगी, छोटी आंत में होगी, ठीक ठीक है। उसके बाद वसा का जो लाइपेज एंजाइम है, उस वसा को किस में बदल देगा, ट्राइग्लिसराइड में बदल देगा और मोनोग्लिसराइड में बदल देगा, यानी कि दोनों में तोड़ देगा। तो इस प्रकार ये जो जितने भी हमारे आपके जो न्यूट्रिएंट हैं, जो बड़े न्यूट्रिएंट हैं जिसको कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट का पाचन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 99% पाचन होता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 99% पाचन होता है। ये पाचन सब कहाँ हो रहा है, तो ये ड्यूडेनम वाला एरिया में होता है, ठीक है। जो ड्यूडेनम वाले एरिया में सारे जो डक्ट से जा रहे, सारे जो इंजाइम्स जा रहे हैं, वो हिपैटिक जो आपके पेंक्रियाटिक डक्ट है उसके माध्यम से कहाँ हो रहा है, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में सारे जो इंजाइम्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये हमने पढ़ी थी पहले, हमने क्या पढ़ा था, बहिर्स्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, है ना। बहिर्स्रावी ग्रंथि जिससे कि क्या निकल रहे हैं, जिससे कि इंजाइम्स निकल रहे हैं। उसके अलावा क्या निकलता है बहिर्स्रावी से, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से हमारे आंसू निकलते हैं, मूत्र निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, दूध निकलता है ना। ये सारे चीज़ क्या होते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। सिंपल सी बात है कि बहिर्स्रावी यानी कि जो बाहर की तरफ स्रावित हो रहा है उसको हम देख पा रहे हैं, उसको निकलने के लिए डक्ट की, नलिका की जरूरत होती है, ठीक है। उसको निकलने के लिए नलिका की जरूरत होती है, और वो ब्लड के संपर्क में नहीं होता है, वो नलिकाओं के माध्यम से निकलता है, इसीलिए वो ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। उसको हम देख सकते हैं, अपनी आंखों के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की।
जो आपके पैंक्रियाज से अंतःस्रावी ग्रंथि निकलती है, तो हम यहाँ पे क्या निकलता है, जो पैंक्रियाज में हमने कहा कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, आपको फिगर में दिखा दिखा चुके हैं कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कैसी हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कितने परसेंट होती हैं पूरे आमाशय के? लगभग 1 से 2%, है ना? पूरे आमाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कितनी होती हैं? तो आप बोलेंगे 1 से 2% भाग ही होती है, लेकिन इतनी ही कम भाग में ही बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। इससे 3 प्रकार की कोशिकाएँ यहाँ से होती है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा सेल, गामा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, 3 प्रकार की यहाँ पे कोशिकाएँ पाई जाती हैं। कहाँ? लैंगरहैंस की दीपिकाओं पे। ठीक है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस में इसका नाम क्यों पड़ा आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस? क्योंकि एक लैंगरहैंस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने इसको खोजा था। शरीर में उन्हीं ने इसको पता लगाया कि हमारे पैंक्रियाज में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जहाँ से क्या निकलती है, जहाँ से आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और उस इसीलिए उनको उस छोटी-छोटी, चूँकि छोटी-छोटी दीपिकाएँ हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, तो इसलिए इसको आप जो भी द्वीप होता है, टापू होता है, तो आप देखते हैं ना कि आप इंडिया का मैप देख लीजिए, वर्ल्ड का मैप देख लीजिए, तो उसमें आपके छोटे-छोटे टापू हैं, तो उसी प्रकार ये छोटे-छोटे टापू जैसे हैं हमारे कहाँ? हमारे पैंक्रियाज में। और किसने खोजा था? तो इन लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम लैंगरहैंस की दीपिकाएँ रखा गया है। इसमें सेल्स कितने पाए जाते हैं? तो इसमें मोस्टली 3, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। उसमें उसमें भी हमें 2 ही से काम है, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और गामा सेल पाया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है इस चैप्टर में, तो हम उसको स्टडी करेंगे। देखिए, जो अल्फ़ा कोशिका है, अल्फ़ा सेल है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें ग्लूकागोन पाया जाता है। ठीक है? ये ग्लूकागोन क्या है? तो चूँकि ये ग्लूकागोन पाता है, जो कि क्या है, हेपेटिक सेल से निकलता है। ठीक है? हाँ, जो हेपेटिक कोशिका है उससे ये निकलता है, और ये रक्त क्या करता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर को कंट्रोल करता है, यानी कि जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे ब्लड में, उसको कंट्रोल करता है। कौन? आपका अल्फ़ा कोशिका। अगर ये कंट्रोल ना कर पाए, तो क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा? डायबिटीज़ होगा। ठीक है? अब बीटा सेल क्या करता है? तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, जो अल्फा कोशिका है, अल्फा सेल क्या बनाता है? अल्फा सेल में ग्लूकागोन पाया जाता है, जो क्या करता है, जो कि हेपेटिक सेल से निकलता है, और रक्त में ये शर्करा के, यानी कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। बीटा सेल का क्या काम है? तो बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है? इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। ठीक है? उसके लेवल को बढ़ने नहीं देता है इंसुलिन। इंसुलिन, अगर हमने ग्लूकोज खाया, हमने खाया कार्बोहाइड्रेट या फैट जो भी खाया, उसमें ग्लूकोज मिला, तो ग्लूकोज मिला तो उसको क्या करता है? इंसुलिन आपको स्टोर करवा देता है। कहाँ स्टोर करवा देता है? तो आपकी यकृत में, आपके लीवर में और एपिटोज ऊतक में स्टोर करवा देता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को यकृत और लीवर में संचित करवा देता है। ठीक है? अगर इंसुलिन नहीं रहेगा, ये कम रहेगा, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज और ग्लूकोज का हमारी यकृत और एपिटोज ऊतक में संचय नहीं हो पाएगा, और संचय नहीं होगा तो कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा। ब्लड में रहेगा तो ब्लड का शुगर हाई होगा, और हाई होगा तो क्या होगा? मधुमेह की बीमारी होगी। इज़न्ट इट? आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप, कि ग्लूकोज क्या करता है? तो ग्लूकोज हमने कहा कि जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लूकोज को यकृत और एपिटोज ऊतक में क्या करता है? संचित करवाता है। ठीक है? और फिर क्या कर रहा है? ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया से संचित होता है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया में आपको कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे आप बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे चेंज होता है। आप ग्लूकोज के जो भी खाते हैं, तो उससे ग्लूकोज ही तो मिलती है ना हमें, एटीपी मिलता है, फिर ग्लूकोज मिलता है, उससे एटीपी रिलीज होती है। तो पहले कि ग्लूकोज को कहाँ संचित करवाता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कैसे बदलता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया से बदलता है। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसका सारा स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार कौन कौन से उसमें फैक्टर काम करते हैं। तो यहाँ यही समझ लीजिए। अगर ज़्यादा समझना होगा तो आप प्रीवियस चैप्टर आप देख लेंगे, जिसमें मैंने ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया बताई है। तो ये आपका ये क्या करता है? इंसुलिन करता है कि ग्लूकोज को यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करवाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। उसी प्रकार आपके फैट एपिटोज ऊतक में भी जमा करवाता है। ठीक है? इंसुलिन क्या करता है? एपिटोज ऊतक में भी ग्लूकोज को जमा करता है। उसको क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस। क्योंकि फैट है, लिपिड है, तो उसको क्या कह देंगे? उसको लिपोजेनेसिस कहते हैं। फैट को लिपिड में वसा के रूप में जमा करवाता है। कहाँ? एपिटोज ऊतक में। ठीक है? एपिटोज ऊतक में जमा कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस कहते हैं। क्या कह रहे हैं? लिपोजेनेसिस। और ग्लूकोज जमा हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? उसको ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया से जमा होता है। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यहाँ तक बात समझ में आई?
हम इंसुलिन का समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं कि आपका जो इंसुलिन के क्या कार्य है, हम किस में समझ रहे हैं, तो ये बातें सारी तो हम या आपके अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसमें ये बातें समझ रहे हैं, है ना, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, आपका इंसुलिन पाई जाती है और लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और उसमें क्या निकल रहा है, आपके लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं उससे क्या निकल रहा है, तो अल्फा बीटा और गामा सेल पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, अल्फा सेल क्या करता है, तो अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागोन पाया जाता है जो कि ब्लड का जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है। और बीटा सेल से क्या निकल रहा है, तो इंसुलिन निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, ब्लड के स्तर को रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। ठीक है, और यही नहीं रहेगा इंसुलिन, तो हमारे ब्लड में शर्करा का, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तब व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कोशिकाओं में इंसुलिन के क्या होते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। समझ में आई बात, कोशिकाओं में इंसुलिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, ग्लूट4। ठीक है, अगर कोशिकाओं में इंसुलिन के रिसेप्टर नहीं रहेंगे, ग्लूट4 नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, तो हमारे कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का स्टोर नहीं करवा पाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को घुस नहीं पाएगा, वो ग्लाइकोजन, फिर ग्लाइकोजन कह रहे हैं, इंसुलिन कुछ नहीं कर पाएगा। अगर इंसुलिन के रिसेप्टर नहीं रहेंगे, आपकी जो मान लीजिए एक कोशिका है, सपोज दैट एक कोशिका है, तो इसको चारों तरफ ना इंसुलिन के रिसेप्टर लगे रहते हैं, जो कि चिप इंसुलिन को वो क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। और इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में आपके ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करवाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि कोशिकाओं में इंसुलिन के रिसेप्टर जिसको कि ग्लूट4 पाए जाते हैं, जो कि एक माध्यम होते हैं ग्लूकोज को यकृत और कोशिकाओं में जाने के लिए। और ये किसके बने होते हैं ग्लूट4, तो ये ग्लूट4 प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लूट4 किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लूट4 क्या है, तो इंसुलिन के रिसेप्टर है, यानी कि उसको रिसिप्ट करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला। अब हम आ जाते हैं मधुमेह में। ठीक है, मधुमेह क्या होता है, मधुमेह मतलब या डायबिटीज़, तो शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रक्त नलिकाओं में ग्लूकोज है वो क्या होगा, कोशिकाओं में नहीं जा पाएगा। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या रिसेप्टर का काम कर रहा है ना, जिसमें ग्लूट4 होता है, तब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और इस स्थिति को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। यानी कि शरीर में इंसुलिन की जब कमी हो जाती है, तो हमारी जो ब्लड है, ब्लड से ग्लूकोज जा ही नहीं पाता है कोशिकाओं में। ठीक है, कोशिकाओं उसको में ब्लड जा ही नहीं पाता है इंसुलिन की कमी की वजह से। तब क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ बढ़ जाता है, हमारे रक्त में बढ़ जाता है ग्लूकोज की मात्रा, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तब उस स्थिति को क्या कहते हैं, हम डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि जो डायबिटीज़ होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। कौन सी, टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ यानी कि छोटे बच्चों में होता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों में भी पाई जाती है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। जुवेनाइल जिसको उसको उन बच्चों को कहा जाता है जो कि अंडर एज होते हैं, यानी कि जो 18 साल से बच्चे जो कम होते हैं, उसको जुवेनाइल कहा जाता है। ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट आपने सुना होगा, जुवेनाइल जेल होता है, जहाँ पे जो बच्चे अपराध करते हैं कम उम्र के, उनको जुवेनाइल जेल में रखा जाता है। तो इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ को जुवेनाइल डायबिटीज़ क्यों कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में भी ये डायबिटीज़ पाई जाती है। कौन सी, टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, यह स्थिति कब होती है, कब छोटे बच्चों में पाई जाएगी टाइप 1 डायबिटीज़, कि जब उनके शरीर जो होता है, जो उनका अग्नाशय होता है, जो पैंक्रियाज होता है, वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। ठीक है, वो क्या कहता है, आप उनका पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। इसे क्या कहते हैं, इसको एक और नाम दिया गया है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या कहते हैं इसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। किसको कहते हैं, कि जब शरीर की जो अमाशय है, पैंक्रियाज है, वो क्या कर रहा है, वो इंसुलिन को नहीं बना पाते हैं। इंसुलिन को क्या करते हैं, नहीं बना पाते हैं। इसको और क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, किसको, टाइप 1 डायबिटीज़ को। ठीक है, अभी तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, मतलब इसको हम इलाज नहीं कर सकते हैं, इसको इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है। समझ में आई बात, कि इसको टाइप 1 डायबिटीज़ को इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं इसको और क्या कह रहे हैं, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में देख रहे हैं। जो देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो हमारी जो गलत आदतें हैं, खान पान की, जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल की बात कर लें, तो लाइफ स्टाइल की जो गलत आदतें हैं उसके वजह से होता है, हमारी हरकतों के वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और ये क्या होता है, इसमें इंसुलिन बनता तो है, लेकिन क्या करती है, कोशिकाएं उसके
कोशिकाओं में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना इंसुलिन के, वही ख़त्म हो जाते हैं या बहुत कम होते हैं। तो ये क्या है, ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है और इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन के रिसेप्टर्स या तो ख़त्म हो जाते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है? या ख़त्म हो जाते हैं या बहुत कम होते हैं, ठीक है? लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। समझ में आई बात? उसको रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स ही नहीं होंगे, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज़ को इंटर कौन करवाएगा? कोई नहीं करवा पाएगा, वहाँ पे GLUT4 है ही नहीं। कोशिकाओं में क्या है, GLUT4 है ही नहीं। देखिए, कोशिकाओं में ग्लूकोज़ का इंटेक कैसे होता है, सपोज़ दैट मान लीजिए कि आपकी एक सेल है, ठीक है? ये सेल है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं चारों तरफ इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं। वो ये रिसीव कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन चिपका हुआ है, ठीक है? और ये क्या है, ये एक रास्ता बना देता है, ये ना इस तरीके से एक रास्ता बना देता है, ठीक है? और इस रास्ते को ही क्या कहते हैं, इस रास्ते को क्या कहते हैं, GLUT4 कहते हैं। GLUT, GLUT4, इसको GLUT4 कहा जाता है। एक बार और मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ ठीक से। देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका सेल है, कोशिका है। कोशिका के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है? इंसुलिन चिपका हुआ है चारों तरफ से, ठीक है? चारों तरफ से। उसके बाद क्या हो रहा है, तो आपका जब ग्लूकोज को अंदर करना होगा, तो ये क्या, इंसुलिन के रिसेप्टर्स क्या कहते हैं, ऐसे एक रास्ता बना देते हैं, ठीक है? इस रास्ते को क्या कहते हैं, इस रास्ते को कहते हैं GLUT4। GLUT4 कहते हैं, इस रास्ते को क्या कहते हैं, GLUT4, ठीक है? ये इंसुलिन को, ये क्या करता है, ये हमारे जो ये ग्लूकोज होते हैं उसको अंदर जाने देता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर जाने देता है। कोशिकाओं के अंदर जमा जाएगा तो यहाँ क्या होगा, फिर ये हम यूज़ भी कर पाएंगे और बाकी जो हमारे यकृत वगैरह में, ये स्टोर, यकृत की कोशिकाओं में ये स्टोर हो जाएगा, हमारे जो एपिडोज उत्तक है वहाँ स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब ये अंदर, अगर यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे ही नहीं तो GLUT4 बनेगा नहीं, GLUT4 बनेगा नहीं तो अंदर जाएंगे कैसे, नहीं जा पाएंगे ना। तो क्या होगा, तब ये कहाँ रहेंगे, ये हमारे ब्लड में ही रहेंगे। ये आपका ब्लड बह रहा है, ये ब्लड में ही रहेंगे, ब्लड में रहेंगे तो क्या होगा, हम खाना तो खाएंगे, ब्लड में रहेंगे तो क्या होगा, आपके डायबिटीज़ बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगा। समझ में आई बात? ओके, आगे हम देख लेते हैं। एक और डायबिटीज़ है, उसको क्या कहते हैं, जब गर्भावस्था में, पहले हमने डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 देखा कि टाइप 1 किस में हो रहा है, तो बच्चों, छोटे बच्चों में भी होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको क्या कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डायबिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है, इसमें इंसुलिन होता ही नहीं है, इंसुलिन बनता ही नहीं है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, ये हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ वो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हमारी हरकतों से, हमारी गलत आदतों से, खान पान से, जीवन शैली से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़, और इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है? एक और प्रकार की डायबिटीज़ पाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, जेस्टिनल डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, जेस्टिनल डायबिटीज़ कहते हैं। जेस्टिनल डायबिटीज़ ये क्या होती है, गर्भावस्था में होने वाली ये डायबिटीज़ है। ओके, अब देखिए एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम और समझते हैं डायबिटीज़ को। ये देखिए यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में दिया हुआ है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ की जगह बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, कैन नॉट प्रिवेंट एंड क्यूर, यानी कि इसको हम बचाव नहीं कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो उससे हम बच नहीं सकते, इससे बचाव नहीं किया जा सकता है। द बॉडी डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन, और इसमें क्या होता है, बॉडी जो है, शरीर है, वो इंसुलिन का बना ही नहीं पा रही है। जो जितनी पर्याप्त मात्रा में हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है वो बना ही नहीं पा रही है। तो बना नहीं पा रही है तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, हमारे यकृत और हमारे मांसपेशियां, जिसको कि एपिटस उत्तक कहते हैं, वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा है। जा नहीं पा रहा है तो कहाँ रह रहा है ग्लूकोज, ब्लड में रह रहा है, और ब्लड में रह रहा है तो ग्लूकोज का लेवल, जो शुगर का लेवल हाई कर दे रहा है, तो उससे डायबिटीज़ होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि काउजेज आर अननोन बट जेनेटिक में बी प्ले अ रोल। क्या इसमें क्या होता है कि जो काउज है, जो रीज़न है, जो इस कोज होने के कारण है, वो क्या है, उसमें पता नहीं है, अभी तक पता नहीं लग पाएंगे। लेकिन इसका एक कारण लोग बता सकते हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है, इट मे बी जेनेटिक, ठीक? तो पहले हमने देखा कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बचाव नहीं हो सकता है, और इसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, इंसुलिन डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन रहा है, ठीक है? और फिर क्या हो रहा है, इसको इसके काउजेस अभी पता नहीं है, लेकिन ये जेनेटिक हो सकता है, ठीक है? रिक्वायर्स इंसुलिन इंजेक्शन, इसमें किस चीज़ की जरूरत होती है, तो फिर बच्चों को हाई लेवल का जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो लगवाना पड़ता है। जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, बच्चे या बड़े जो भी हो, उसको फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर लें,
तो इसमें क्या है, इट कैन बी प्रिवेंट थ्रू लाइफ स्टाइल एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि आपके जीवन शैली में सुधार करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सही खान पान खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन नहीं लेंगे, तेल मसाले लिमिट मात्रा में लेंगे, फैटी फूड्स नहीं लेंगे, है ना। तो क्या होगा, लीन प्रोटीन लेंगे, तो क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी, इससे हम बच सकते हैं, है ना। अपने आदतों को सुधार के इससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। द बॉडी डज नॉट क्रिएट इनफ इंसुलिन और डेवलप इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और जो है वो भी रेसिस्ट है, यानी कि वो भी काम नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है और पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दोनों रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि इंसुलिन यहाँ तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन है ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन है लेकिन प्रॉपर नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो उसमें रेसिस्टेंस नहीं है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, isn't it? उसके बाद है काउजेज इंक्लूड जेनेटिक, एजिंग, इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी एंड मोर, मतलब इसके रीज़न क्या है टाइप 2 डायबिटीज़ के, तो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके रीज़न क्या कह रहा है कि आप, ये जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये जेनेटिक हो सकता है, और क्या है, एज के अनुसार, यानी कि जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है तो एक आपका एजिंग फैक्टर भी इसमें काम कर सकता है। इनएक्टिविटी, यानी कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, खा पी के पड़े रहते हैं एनी टाइम, तो वो भी इसके वजह एक रीज़न हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा इसका एक रीज़न हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी इसका एक रीज़न हो सकता है, समझ में आई बात। तो और फिर क्या कह रहा है, इसमें किसी की जरूरत पड़ेगी, तो रिक्वायर इंसुलिन एंड नीडेड इंजेक्शन, इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है और इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपके टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या थे, कुछ लक्षण थे, जो इसमें क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब दोनों से को कैसे किया जा सकता है, मैनेज किया जाता है दोनों में, और दोनों की विशेषता है, दोनों को हमने अलग अलग देखा, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, तो कैन काउजेज अदर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशन, यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों अन्य जो है हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अन्य जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी और कॉम्प्लिकेशन वो क्रिएट कर सकते हैं। रिक्वायर्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड मेडिकल सुपरविजन, यानी कि जो अच्छी हेल्दी जो बैलेंस लाइफ स्टाइल की जरूरत होती है इसमें पड़ेगी, और क्या होगा, मेडिकल की जो आप डॉक्टर्स के, नर्सेस के अंदर, आप उनके अंदर निगरानी में रहेंगे, ठीक है। सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट, फ्रिक्वेंट यूरिन एंड ब्लरी विजन, इसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो ये आपको कि बार बार आपको प्यास लगेगा, फिर प्यास भी लगेगा और जल्दी जल्दी वॉशरूम में जाएंगे, यानी कि मूत्र त्याग करने की इच्छा बार बार होती है, और विजन कैसा होगा, ब्लरी होगा, यानी कि धुंधला दिखाई देने की समस्या हो सकती है। इसके सिम्टम्स में ये लक्षण हो सकते हैं। आप देखे होंगे घर, आजकल तो डायबिटीज़ की समस्या आम हो गई है कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको बार बार वो वॉशरूम जाता है, उसको वॉशरूम जाने की बार बार जरूरत होती है, यानी कि उसको मूत्र त्याग करने की, यूरिन पास करने की बहुत आवश्यकता होती है बार बार, उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है, उसको भूख भी लगती है। डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको भूख भी लगती है, यहाँ पे भूख का जिक्र नहीं है, लेकिन उसको प्यास के साथ साथ उसको भूख भी लगती है, और उसको उसके विजन जो होते हैं, आई साइड जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि विजन ब्लरी हो जाता है, isn't it? और वही बात यहाँ पे है कि टाइप 1 डायबिटीज़ का थोड़ा सा और डिटेल में जिक्र कर लिया गया है। देखिए ये क्या है, ये आपका पेंक्रियाज है, ठीक है, ये क्या है, ये पेंक्रियाज है। अब पेंक्रियाज में क्यों हो रहा है, तो आपके कह रहा है कि डी सिक्रिएट इंसुलिन ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, इंसुलिन की मात्रा नहीं बन पा रही है, ठीक है, ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, इंसुलिन की मात्रा नहीं बन पा रही है। इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन, अब इंसुलिन प्रॉपर नहीं है तो क्या हो रहा है, ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज, देखिए ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन की प्रॉपर मात्रा नहीं है, तो ब्लड वेसल में क्या है, ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है। इंक्रीज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। फिर क्या होगा उसके नेक्स्ट पोर्शन में, मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू लो इंसुलिन, हमारे जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स है, वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ग्लूकोज को, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ग्लूकोज हमारे शरीर में है लेकिन ब्लड में ही है, हमारे मसल तक वो नहीं जा पा रहा है, तो वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन ही नहीं है। तो फिर क्या होगा नेक्स्ट पोर्शन, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन काउजेज कीटो एडोसिस, ग्लाइकोजन और प्रोटीन क्या हो रहे हैं, वो फिर टूट रहे हैं, जो हमारे अंदर स्टोर ऑलरेडी पहले से स्टोर है थोड़े बहुत, तो उसी से हम अपना काम चला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन और आपका जो चर्बी है, जो ग्लाइकोजन जमा हुआ है शरीर के अंदर, वो और आपकी जो प्रोटीन है वो टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, और उसके उसके एवज में क्या हो जा रहा है, कीटो एडोसिस इसको कहते हैं, एक बीमारी होती है उसको कीटो एडोसिस कहते हैं। तो ये टाइप 2 में इस प्रकार के लक्षण, इस प्रकार का चक्र चलता है कि पेंक्रियाज से क्या हो रहा है, वहाँ पे डी
सिक्रिएट इंसुलिन इन द ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल में क्या हो रहा है कि इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। फिर क्या हो रहा है कि इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, और मसल्स क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंसुलिन की कमी है, और क्या फिर हो रहा है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, और उसको क्या कर रहे हैं, कीटोएडोसिस की बीमारी हो रही है। ठीक है, अब ना टाइप 2 डायबिटीज़ को हम देख लेते हैं। ये देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ है, यहाँ पे आपको फिर आपको पेंक्रियाज दिख पा रहे हैं, आप ये पेंक्रियाज दिख रहे हैं। तो क्या हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ में कि इनसफिशिएंट इंसुलिन सिक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम। सफिशिएंट जो ये आपकी इंसुलिन है सिक्रेट हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है आगे, क्या हो रहा है, इंक्रीज ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, और लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, ब्लड में स्तर बढ़ रहा है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट में, मसल्स अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन क्या होता है, रेसिस्ट हो गए हैं, वो उस पर असर नहीं हो रहा है। ठीक है, उस पर असर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो फिर मसल्स उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो उत्तक उसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसके कारण में क्या हो रहा है, ओबेसिटी, इनहेरिटेंस इन अदर फैक्टर इंडिकेट इंसुलिन रेसिस्टेंट, कि ज़्यादा मोटापा की वजह से भी जो इंसुलिन क्या है वो रेसिस्ट हो गया है, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके ये फैक्टर होते हैं, इसके ये सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हमने अभी देखा। अब देखिए सिम्टम्स जरा हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ होगी तो क्या क्या लक्षण होंगे। तो देखिए पहले तो होगा कि स्ट्रॉन्ग थ्रेट, यानी कि प्यास लगेगी, बहुत तेज़ी से प्यास लगेगा। फिर क्या होगा, आपके डायबिटिक फूड में आपके फूड वगैरह में दर्द होगा, सिंड्रोम ऑफ डायबिटिक फूड, उसके लक्षण दिखेंगे, प्यास लगेगी, भूख लगेगा, आपके फुट में पैरों में दर्द होगा, वीकनेस होगी। ठीक है, आपके अब धुंधला दिखेगा आपको। उसके बाद क्या है, एब्डोमेन पेट में दर्द होगा, माउथ हमेशा सूखेगा, और वोमिटिंग की तरह, नौरसा की तरह फील होगा, यानी कि लगेगा कि वोमिटिंग होना है लेकिन होएगा नहीं। ठीक है, वोमिटिंग फील होगा लेकिन होएगा नहीं। फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार मूत्र त्याग करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट फीलिंग एंड हंगर, बार बार भूख लगेगी। तो ये मेन जो लक्षण है। फिर क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले भी हो सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन इन द जेनेटोरियल सिस्टम एंड स्किन वगैरह में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब क्या लक्षण है, ये आपके, ये सब लक्षण आपके किसके हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के आपके सिम्टम्स है। यानी कि बहुत आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको वीकनेस फील होगा, ज़्यादा खाने के बावजूद भी वीकनेस फील होगा, आपको धुंधला दिखेगा। ठीक है, आपके पैर हाथ में दर्द रहेगा, आपके मुंह बार बार सूखेंगे, और वोमिटिंग जैसा फील होगा, लेकिन वोमिटिंग होगी नहीं, फील होगा, और आपके वेट लॉस होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सारे लक्षण टाइप 1 डायबिटीज़ में दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर लें तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा, स्लो हीलिंग इन कट्स एंड बाउंड्स। आपके जो भी टाइप डायबिटीज़ में क्या होता है कि अगर कोई भी चोट लग गई, चोट चपेट लग गया, तो वो जल्दी भरेगा नहीं। ठीक है, वो जल्दी हील नहीं होता है, कट जाता है, तो जो वहाँ से जो जल्दी वो ठीक नहीं होता है, सूखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद बार बार मूत्र से आप वहाँ पास करने जाएंगे, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, आपके बाउंड्स जो होते हैं वो हील नहीं होंगे, यानी कि घाव वगैरह जल्दी सूखेंगे नहीं, जल्दी ठीक नहीं होंगे। आपको यूरिन पास करने बार बार जाना होगा, आपको प्यास बार बार लगेगा, ऑलवेज फील हंग्री, हमेशा भूखा अनुभव करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेट गेन और लॉस, यानी कि आप या तो पतले भी हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे भी हो सकते हैं, यानी कि वेट गेन भी कर सकते हैं, वेट लूज भी कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि आपके हाथ पैरों में क्या होगा, दर्द हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, इन्फेक्शन हो सकता है, विजन क्या होगी, ब्लरी हो जाएगी, फीलिंग वेरी टायर्ड, हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। तो ये जो 9 सिम्टम्स है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स है। इससे पहले हम लोगों ने टाइप 1 डायबिटीज़ के क्या देखे, सिम्टम्स देखे। ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक है बीमारी तो हो गई, उससे कुछ बचने का उपाय, तो कुछ कुछ हद तक तो बचा ही जा सकता है। तो क्या बचा जा सकता है, कैसे, प्रिवेंट ऑफ डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन कैसे बनेंगे, तो लोअर वेट, यानी कि अपने वजन को संतुलित में रखेंगे। फिर क्या होगा, आप हेल्थ चेकअप को रेगुलरली हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे। क्या होगा, पहले तो वजन को संतुलित रखें। ठीक है, और हमेशा मेडिकल चेकअप के अंदर रेगुलर चेकअप करवाते रहें। और फिर क्या होगा, आप नमक का कंज्यूम कम करें, नमक को कम खाएं। ठीक है, स्ट्रेस को रिड्यूस करें, टेंशन ना लें, स्ट्रेस को रिड्यूस करें, इसके लिए मेडिटेशन करें, योगा करें। इंक्रीज एक्टिविटी लेवल, आपकी जो क्रियाशील, अपने आप को क्रियाशील रखें। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करते रहें, या ब्लड प्रेशर को संतुलित रहें, बैलेंस रखें। ठीक है, और फिर ये आप फाइबर खाएं, बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा अपने वो आहार में लें, शुगर की मात्रा को लिमिट कर दें, चीनी कम खाएं, बिल्कुल कम खाएं, या तो ना खाएं।
ठीक है, उसको लिमिट मात्रा में लें। जो भी फ़ास्ट फूड का यूज़ ना करें, केन फूड का जो स्टोरेज फूड होता है उसका यूज़ ना करें। तो इस प्रकार कुछ अच्छी-अच्छी आदतों को अपना के हम अपने जो डायबिटीज़ का जो उसको थोड़ा-सा कंट्रोल में रख सकते हैं, है ना? दवाई तो फिर उसको लेनी पड़ेगी, इंसुलिन की इंजेक्शन तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर हम इंसुलिन की इंजेक्शन भी ले रहे हैं और अपनी आदतों को में सुधार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो दवाई भी काम नहीं करती है, मेडिसिन भी काम नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज क्या देखा, डायबिटीज़ को समझा, हमने पैंक्रियाज़ को समझा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।